नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लोगों के साथ आधुनिक काल उदय इस पे चर्चा चल रही थी। आज हम भारतेंदु युग की नव जागरण चेतना, इस पे भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि भारतेंदु युग में जो नव जागरण चेतना, ये जो शीर्षक है, इससे क्या तात्पर्य है और ऐसा क्या हुआ था जो भारतेंदु युग को नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। उन्होंने समाज में चल रही नव जागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध से समृद्ध भी किया। नव जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है नए रूप में से जागना, यानी नई चेतना। नई चेतना के कारण भारतेंदु युगीन साहित्य हिंदी की रीतिकालीन चेतना से मुक्त हुआ। ये नई चेतना आधुनिकता से संपर्क थी। आधुनिक चेतना के निर्माण और विकास में युगीन परिस्थितियों का योगदान है। भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बढ़ गया था। भारत के परंपरागत उद्योगों को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने भारत की कृषि व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करके किसानों पर लगान का बोझ भी बहुत बढ़ा दिया था। भारतेंदु युगी हिंदी साहित्य नवजागरण 1857 ईस्वी के आंदोलन स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसमें एक और अनेक धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का प्रभाव था, तो दूसरी ओर पूंजीपति एवं सामंतवाद की टकराहट। उन दोनों के संघर्षपूर्ण द्वंद्व की टकराहट से ही हिंदी नवजागरण एवं भारतेंदु युगीन साहित्य दोनों का विकास हुआ। भारतेंदु युग मुख्यतः दो संस्कृतियों की टकराहट का काल है, जिसमें एक और मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति है, तो दूसरी ओर आम जनता में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण भी तैयार करना था। साहित्य में देश के बढ़ते हुए असंतोष को पैदा करना ही सिर्फ एक कार्य नहीं था, बल्कि सदियों से चली आ रही सामंती विचारों से भी मोर्चा लेना था। ये साहित्य का कार्य हो गया था कि पहले सिचुएशन को बताएं साहित्य के माध्यम से, और फिर उन जो कंडीशन थी, जो परिस्थितियां थी उस समय, उनसे कैसे निपटारा किया जाए, उन समस्याओं का कैसे समाधान निकाला जाए, ये सारी जिम्मेदारी भी साहित्य के ऊपर आ गई थी। भारतीय देश की राजनीतिक स्थितियों का बराबर खबर लेते रहे। नवजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है। भारतेंदु ने इसे समझा तथा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को परखकर उसकी दुर्दशा के चित्रण अपने साहित्य के माध्यम से किए। जो हमारे देश में जो अंग्रेजों का जो सर्वस्व साम्राज्य स्थापित होता जा रहा था, उन्होंने भारत की कृषि व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करके किसानों पर लगान का बोझ तो बढ़ा ही दिया था। भारत के आर्थिक शोषण और सैन्य नियंत्रण के लिए सुदूर प्रदेशों पर रेल की पटरियां बिछाई। देश देशी नरेशों से समझौता करके उनके शोषण को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। ये सारी उनकी राजनीति थी, एक कूटनीति कह सकते हैं, जो उन्होंने हमारे देश में आके चली। भारत पर अंग्रेजों के बढ़ते आर्थिक शोषण और राजनीतिक नियंत्रण के खिलाफ सन 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ। इसे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर युगीन परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव। भारतेंदु युगीन लेखकों की रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिक चित्रण, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, चमत्कार प्रदर्शन आकृष्ट नहीं करते, क्योंकि चला आ रहा था रीतिकाल में, ऐसा ही हुआ है। रीतिकाल में श्रृंगार का चित्रण अधिक हुआ है, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, चमत्कार, ये सारा रीतिकाल में रहा था। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, हालांकि है आकर्षित करने वाली, लेकिन भारतेंदु काल जब तक आया, आधुनिक काल आया, उस समय के कवियों और लेखकों को ये सारी चीजें बिल्कुल आकर्षित नहीं कर पाई। उन्होंने देश के लिए किया जो भी किया, जो लिखा अपने देश के लिए लिखा,
जो परिस्थितियां चल रही थी उन पर लिखा। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर यूं ही जो परिस्थितियां थी उनका स्पष्ट चित्रण देखा जा सकता है। भारतेंदु यूं लेखकों को रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिक चित्रण, नायिका वेद, ये सारी चीजें आकर्षित नहीं कर पाई। इस युग के लेखक देश की दुर्दशा पर चिंतित होते हैं। उनके साहित्य में देश का अनुराग कूट कूट कर भरा हुआ है। एक तरह की राष्ट्रीय चेतना के प्रखर स्वर भारतेंदु युगीन साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। भारतेंदु ने लिखा भी है देश की दुर्दशा को देखकर कि रोबो सब मिलके भा रोबो सब मिलके आबो भारत, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारतेंदु केवल दुर्दशा देखकर चिंतित नहीं थे, उन्हें कारणों की समझ थी। इसी कारण वे अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये बड़े खुआरी। भारतेंदु राष्ट्रभक्त के केंद्र में आरंभ में अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना की ये राष्ट्रवाद नव जागरण की ही उपस्थिति। भारतीय तो सारा दोष दूसरों पर नहीं डालते हैं बल्कि वे अपने के लोगों के दुर्गुणों के कारण जो हमारे देश के लोग उस समय अंग्रेजों की चाल में फंस गए थे उन पर चर्चा करते हुए उनकी फटकार लगाते हैं। भारतीय युगी साहित्य में चेतना के दो रूप स्पष्ट तौर पर मिलते हैं, राष्ट्रीय और सामाजिक। राष्ट्रीय चेतना का स्वर अंग्रेजी राज और खास तौर पर उसके द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण का विरोध करता है। सामाजिक चेतना का स्वर भारतीय समाज में फैली तमाम बुराइयां और रूढ़ियों का विरोध करता है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, नारी अशिक्षा, धार्मिक पाखंड जैसी सामाजिक कुरीतियों का खंडन भारतीय तो युगीन साहित्य का प्रधान लक्ष्य है। भारतीय तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य में नव जागरण के अग्रदूत थे। भारतेंदु युग के बारे में हिंदी के महान आलोचकों के मतों को संक्षेप में यदि हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने के हवाले से विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। वे हिंदी साहित्य के एक नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया पर हिंदी उनसे दूर थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका सटीक विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी ओर उसे दरबारी पद से निकालकर लोक जीवन के सामने आमने सामने खड़ा कर दिया। कितना अच्छा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कि साहित्य जो था जो उससे पहले जो भारतेंदु युग से पहले जो साहित्य था वो संतों की कुटिया में था। अब कहाँ आ गया, रईसों के दरबार में पहुंच गया क्योंकि अंग्रेजों का राज हो गया था। जो भक्ति की पवित्र धारा भक्ति काल में बह रही थी वही पवित्र धारा फिर से आई, लेकिन उसका स्वरूप अलग था। उसे दरबारीपन से निकलकर लोक जीवन के सामने लाकर खड़ा कर दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युगीन साहित्य को गदर से प्रभावित मानते हुए उसके जनवादी स्वरूप को स्पष्ट किया। उनके शब्दों में भारतेंदु युग का साहित्य भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर
उसमें सुधार भी चाहता है। वो केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत नहीं थे, वे समाज सुधारक भी प्रमुख थे। ऐसा रामविलास शर्मा ने उनके विषय में लिखा है। नव जागरण और आधुनिकता की चेतना से संपृक्त भारतेंदु युगीन साहित्य सचमुच हिंदी साहित्य में एक नवीन युग का सूत्रपात करता है। नवीन युग की वैज्ञानिक चेतना, यंत्रों के विकास के साथ छापे खानों की मशीनों के प्रचलन, बढ़ते औद्योगिकरण, नगरीकरण, राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी परिस्थितियों ने हिंदी साहित्य के गद्य को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी साहित्य के गद्य का ठीक से प्रादुर्भाव हुआ। ये गद्य साहित्य 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक इतना प्रभावी हुआ कि वो कविता से अधिक महत्वपूर्ण हो उठा। भारतेंदु युग में पद्य पर गद्य की प्रधानता का बड़ा कारण गद्य में नवीन विधाओं का प्रादुर्भाव भी है। इस युग में नाटक के पुनर्प्रचलन और कथा रूपों को नवागत प्रयोगों के साथ निबंध, आलोचना, पत्र पत्रिकाओं में संपादकीय जैसे नवीन गद्य रूपों का विकास हुआ। हम जानते हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व का हिंदी साहित्य प्रायः कविता का साहित्य है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसका पूरा ही समूचा साहित्य कविता का रहा है। छिटपुट गद्य के नमूने मिलते हैं क्योंकि गद्य बहुत कम रहा है। अगर हम पुराना जितना साहित्य देखें, चाहे हम आदि काल को देखें, चाहे भक्ति काल को देखें, चाहे रीति काल को देखें, तो उसमें काव्य को अधिक महत्व दिया गया है और गद्य का यदा कदा यहाँ वहां थोड़े से उसके नमूने देखे जा सकते हैं। भारतीय युग से पूर्व ठीक पूर्व अर्थात 19वीं सदी के पूर्वार्ध में फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा प्राध्यापकों के लेखन से हिंदी साहित्य में गद्य के विकास की वास्तविक नींव पड़ी। ये भाषा प्राध्यापक थे सदल मिश्र, सदासुख लाल, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खान। इनके अतिरिक्त राम प्रसाद निरंजनी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के नाम हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सन 1884 ईस्वी में उन्होंने देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जो बलिया व्याख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इनका मुख्य सार आडंबरों, कर्मकांडों आदि का विरोध तथा स्त्री व शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन का रहा। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। 1870 में उन्होंने युवावस्था में ही लेवी प्राण लेवी लेख में अंग्रेजों के विरुद्ध बात कही। एक युवा का ऐसा साहस देखकर सभी भारतवासियों के भीतर देश प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। नव जागरण की इस भावना से प्रेरित बाल कृष्ण भट्ट ने साहित्य को जनता से जोड़ते हुए कहा कि साहित्य
जन समूह के हृदय का विकास है। नव जागरण की चेतना स्वतंत्रता प्रधान थी, इसीलिए वे हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, चाहे अंग्रेजी का हो या मुसलमानों का, अंग्रेजों का हो या मुसलमानों का हो। लेकिन वो केवल साम्राज्यवाद का विरोध है, धर्म का नहीं। वे मुसलमानों की समानता की प्रशंसा करते हैं। तमाम जितनी प्रगतिशील बातें हैं उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। नव जागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति। इन दोनों संस्कृतियों के संक्रमण में यूरोप ने स्वयं को बेहतर और बेहतर बताता है, भारतीयों को असभ्य बताया। भारतीय ने अपने समय को समझा और भारतीयों को हीन भावना से बचाने का प्रयास किया। अपनी भाषा को लेकर प्रेम का भाव, यही उनके भाव को, प्रेम का जो भाव है ये उनके मन को दर्शाता है। साथ ही गद्य की प्रधानता व उसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग जनता को जागरूक करने के लिए भी हुआ। भारतीय तो हरिश्चंद्र ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके द्वारा संपादित विभिन्न पत्रिकाओं का हिंदी नव जागरण के विकास में बहुत अधिक योगदान रहा। उनके द्वारा संपादित कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, इन सभी पत्रिकाओं ने देश की उन्नति और देश के विकास के लिए कार्य किया। और जो देश के विकास को रोकने वाली कुप्रथाएं थी उनकी भी विवेचना की गई। जो बाला बोधनी नाम की उनकी पत्रिका है वो मूल रूप से स्त्रियों के लिए है। ये बात ध्यान देने योग्य है क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये बात पूछी जाती है कि भारतीय तो हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका ऐसी है जो स्त्रियों के लिए निकाली गई थी। तो बाला बोधनी पत्रिका पूरी स्त्रियों के लिए है। समसामयिक समस्याओं पर नाटक, निबंध आदि उन्होंने लिखे। यहाँ तक कि भक्ति विषयक रचनाओं में देशभक्ति संबंधी आधुनिकता का प्रचार, मतलब भक्ति में भी अ, देशभक्ति को जोड़कर उन्होंने लिखा। इस प्रकार भारतेंदु हर अ, विधागत माध्यम से नव जागरण की चेतना को संपन्न कर रहे थे। भारतेंदु के साहित्य में नव जागरण की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है। इसमें उनका अंतर्विरोध भी शामिल है, जैसे राजभक्ति, देशभक्ति। सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु जब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची कालचक्र नाम से निर्मित कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी में जो लिखी गई थी का भी उल्लेख किया। प्रश्न यह है कि दुनिया की प्रसिद्ध घटनाओं में हिंदी का नए चाल में ढलना भी क्या एक प्रसिद्ध घटना है? अगर है तो 1873 ईस्वी को इसके घटित होने का समय क्यों चुना गया? 1873 को ही इसको इसके घटित होने का समय क्यों चुना गया? ये एक प्रश्न उठता है और इसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया कि सन 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र लोक भाषा के समर्थक थे। वे टकसाली भाषा के विरुद्ध थे। टकसाली कौन सी भाषा होती है? गढ़ी हुई, जिसको गढ़ा जाता है, जो नेचुरल नहीं आती है। भारतेंदु भाषा का सहज, सरल, प्रवाहमय और विनोदपूर्ण रूप स्वीकार करते थे। निज भाषा की उन्नति के पक्षधर थे। उन्होंने कहा भी है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। तो नवजागरण की अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र
को इसीलिए नवजागरण का दूत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने युग के जितने भी उनके साथ के और लेखक कवि थे, उससे अधिक बढ़कर कार्य किया, और जो निसंदेह प्रशंसा योग्य है। हम अभी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जब लेते हैं, तो एकदम नव जागरण युग का मस्तिष्क में समय आ जाता है। कारण ये कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो सारी विशेषताओं को अपने साहित्य में रखा, जो आधुनिक काल में उस समय की जो सिचुएशन थी, जो परिस्थितियां थी, उसके अनुसार उन्होंने अपना साहित्य की रचना की है। केवल 35 वर्ष की अवस्था तक ये जीवित रहे। 1850 में उनका जन्म हुआ और 1885 में उनकी मृत्यु हुई। केवल 35 वर्ष की अवस्था में जीवित रह के इस लेखक ने हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर दिया। अब हम भारतीय युग में जो हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां रही हैं, विशेषताएं रही हैं, उन पर चर्चा करेंगे। भारतीय युग की ये विलक्षण सच्चाई है कि इस युग में रचित गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है। हुआ भी यही था। आपने जब पढ़ा, आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहले आदिकाल में भाषा जो थी, फिर भक्ति काल में जो थी, फिर रीति काल में अधिकांश अगर हम देखें तो भक्ति काल और रीति काल में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा, अवधि का भी रहा। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल प्रारंभ हुआ, तो भाषा खड़ी बोली हो गई, जबकि कविता की भाषा तब भी ब्रज भाषा ही बनी रही। भारतेंदु और उनके सहयोगी में युगियों ने प्राय ब्रज भाषा में ही कविता की थी। भारतेंदु ने खड़ी बोली में कविता करने की कोशिश की, परंतु वे उससे संतुष्ट नहीं हुए। इसे स्वीकार करते हुए भारतेंदु ने लिखा है, मैंने आप पर कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वो मेरे चित्त के अनुसार नहीं। भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से कविता करते थे। भारतेंदु युगीन ब्रज भाषा रीतिकालीन ब्रज भाषा से भिन्न। भारतेंदु युगीन ब्रज भाषा पर युगीन नवीन चेतना, वैचारिकता और गद्यात्मकता का प्रभाव है। भारतेंदु युगीन कविता की ब्रज भाषा का गठन खड़ी बोले के काव्य के गठन के अनुरूप। उन्होंने भक्ति परक और नीति परक दोनों तरह की कविताएं की, लेकिन अगर सबसे ज्यादा उनकी कविताओं में कुछ देखा गया है, जो विशेषता देखी गई है, वो है सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का स्वर। इस युग में जो आवश्यकता थी जिस तरह के साहित्य की, उसके भरपूर दर्शन होते हैं। जीवन, समाज और उस समय की परिस्थितियां, जो भी समस्याएं उस समय थी, वो कविता का विषय बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके साथ के कवियों ने तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत के आर्थिक दोहन और शोषण को उजागर किया। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां उल्लेखनीय है कि अंग्रेज राज सुख साज सदै सब भारी, कै धन विदेश चली जात लिए अति क्वारी। उनकी कविता में देशभक्ति और नवजागरण का स्वर मुखर हुआ है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त और भी जितने भारतेंदु काल के कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनमें महत्वपूर्ण प्रताप नारायण मिश्र का नाम भी आता है। उन्होंने भी भारत के आर्थिक शोषण का पूरा ब्यौरा अपने रचनाओं में दिया है और अंग्रेजों की पोल खोली है। कभी कभी वो उस समय की परिस्थितियों को देखकर दुखी हो जाया करते थे, उनका स्वर बड़ा दुखी हो जाता था। और कभी वो वीर रस में आकर अपनी कविताएं लिखा करते थे। कहीं कहीं पर उन्होंने व्यंग भी किया है, क्योंकि उस समय साहित्यकारों का मेन जो काम था, और कह सकते हैं कि मुख्य लक्ष्य जो था, वो ये था कि किसी तरह से अपने देश को आजाद कराया जाए। चाहे वो किसी भी रूप में लिखा जाए, चाहे वो शोक के साथ लिखा जाए, वीर रस के साथ लिखा जाए, दुखी होकर लिखा जाए, खुश होकर लिखा जाए, व्यंग से लिखा जाए, और किसी तरह से जो देशवासी थे उनके हृदय में देशभक्ति की अलख जगाई जाए। जब जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र जोए, मिटे बदन पर श्याम रंग, जन्म सफल तब होए। देशवासियों पर व्यंग करते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर की तेज। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविता उनकी कविता में गांव, ग्रामीण क्षेत्र को देखा जा सकता है। जो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का यथार्थवादी चित्रण किया है, तो एक तरह से यथार्थवादी चित्रण भारतेंद्र युगीन कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है। युगीन चेतना से इतर भक्ति परक और रीति परक ब्रज भाषा कविता का रूप भी भारतेंदु युग में प्रचलित रहा है। भारतेंदु की भाषा सरल सहज होने के साथ साथ ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। इस युग में कवियों ने लोक प्रचलित काव्य रूपों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। भारतेंदु ने अमीर खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां लिखी। प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी, आला लिखा। भारतेंदु की मुकरियां खड़ी बोली में। भारतेंदु युगी कवियों ने भारतीय जनमानस में देश प्रेम की अलग जगाई। क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राज्य की नब्ज को टटोलने लगे। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय और प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संबंध, राधा कृष्ण दास की भारत बारामासा और विनय शोषक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। प्रेमधन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में इस स्वार्थपूर्ण शासन प्रक्रिया के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश एवं राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारामासा देश प्रेम से ओतप्रोत है। भारतेंदु की कविता का एक उदाहरण जिसमें अंग्रेजों द्वारा दिए जा रहे शोषण का चित्रण किया है, चित्रण प्रस्तुत है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। उन्होंने बात भी रख दी और अंग्रेजों को मक्खन भी लगा दिया। शोषण का वो चित्र खींच कर रख दिया जो हमारे नेत्रों के समक्ष चित्रित हो जाता है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा ना करके जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार
व्यापक रूप से ध्यान दिया। नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई, उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया, तो दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति दी। युगीन समस्याओं की जानकारी ऐसे कवियों को पूरी तरह थी, किंतु उनके समाधान के लिए वे परंपरागत धर्मशास्त्र को ही आधार बनाना चाहते थे। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता का बड़ा विरोध किया। बहुत उन्होंने लिखा है कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया बढ़ाया छुआछूत का कर्म। ऐसे ही प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर में बाल विधवाओं की करुण दशा की ओर संकेत किया कि कौन करे जो नहीं कर सकत, सुनी विपत्ति बाल विधवत। भारतीय अर्थशास्त्र को सुदृढ़ करने की कामना से इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर भी बल दिया है। जीवन विदेश की वस्तु लेता बिन कुछ नहीं कर सकत के प्रतिपादक भारतेंदु ने प्रबोधिनी शीर्षक कविता में विदेशी वस्तुओं के विहार के अल्पज्ञात कवि हरिनाथ पाठक की श्री ललित रामायण वही के कवि अक्षय कुमार द्वारा प्रेरित रसिक विलास रामायण और बाबू तोताराम की राम रामायण राम भक्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। हरिनाथ पाठक की रचना से कृष्ण काव्य की सुपरिचित श्रृंगार पद्धति के अनुसरण में लिखित ये कवि द्रष्टव्य है कि गुरु बाबा बोले विपिन मेरे भोरे सुखद सेज सोबत रघुनंदन जनक लली संग कोरे प्रीतम अंक लगी महारानी शापति सुनि धन सोरे वन में अवरन जागे घग सब शब्द करत झकझोर जन हरि नाथ समय सुखदायक नहीं भावत मन मोरे। प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त प्राय सभी मुख्य कवि श्रृंगार वर्णन की ओर उन्मुख रहे। भारतेंदु ने प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम करण, प्रेम फुलवारी आदि में भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का समावेश किया है। और प्रेमघन की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की युगल मंगल स्तोत्र स्त्रोत तथा वर्षा बिंदु भी इसी तरह की रचनाएं रही है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना में कहीं कहीं ये दोनों ही कवि उर्दू काव्य शैली से प्रभावित हुए हैं, किंतु नक्षिक और नायिका भेद पर परंपरागत शैली में काव्य रचना शैली से भी प्रभावित हुए हैं। भारतेंदु और प्रताप राणा मिश्र ने समाज की पीड़ा को क्रमशः इन शब्दों में लिखा है कि रोवो सब मिली आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। कन्हई लख्यो जय लक्षो एक दिन कंचन बरसत, तय चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत, जय आमन की गुठली और बिरछत भी छाले, ज्वार चूर्ण महम मेले लोग परिवार पाले, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिकस लगे जय, चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा के। ऐसा किताब ने लिखा था। निर्गुण भक्ति इस काल की मुख्य साधना दिशा नहीं थी। फलस्वरूप कुछ कवियों के प्रभाव स्वरूप संसार की नश्वरता, माया मोह, विषय आसक्ति की निंदा आदि विषयों पर उपदेशात्मक ढंग से विचार लेखकों ने दिए भी।
ऋतु सौंदर्य के स्थान पर कवियों ने ऋतु विशेष में नायक नायिका की मनोदशाओं के वर्णन में अधिक रुचि ली है। भारतीय में सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा वर्णन में और चंद्रावली नायिका में यमुना वर्णन किया है। तो अलंकार भार के कारण इनमें इनकी स्वतंत्रता अनुभूति की क्षमता बहुत कुछ दब सी गई है। भारतीय युग में हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं की भी प्रचुर मात्रा में रचना हुई है। कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक नए प्रयोग किए। इस दिशा में भारतेंदु का योगदान सबसे अधिक है। अपने नाटकों के प्रगीतों में कहीं कहीं शिष्ट हास्य को स्थान देने के अतिरिक्त उन्होंने व्यंग और मुखरियों को भी स्थान दिया है। पैरोडी, स्यापा और गाने, नए जमाने की मुखरी शीर्षक से उन्होंने समकालीन सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को लेकर कुछ मनोहारिणी मुखरियों की भी रचना की है, जिन पर अमीर खुसरो की शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। भारतीयों के इस क्षेत्र में जो इनका क्षेत्र रहा है उसमें ठाकुर जगमोहन सिंह का विशेषता उल्लेखनीय है। अंबिका दत्त व्यास का भी मुख्य स्थान है। उन्होंने पावस पचासा इसी युग की रचनाएं जो की है, किंतु प्रेम का जैसा निश्चल सरस और रागात्मक वर्णन जगमोहन ने किया, वैसा भारतेंदु के यहाँ भी सर्वत्र सुलभ नहीं है। उदाहरण के लिए प्रेम संपत्ति लता में से एक सवया देखिए कि अभियो आ अभियो उर आवत है सजनी मिल जाऊं गले लग के छतिया। अभियो उर आवत है सजनी मिल जाऊं गले लग के छतिया। मन की हरि भांति अनेकन ओ मिल कीजिए री रस की बतिया। हम हम हारे अरी करी कोट उपाय लिखी बहू ने भरी पतिया। जगमोहन मोहनी मूरत के बिन कैसे करें कैसे कटे दुख की रतिया। अगर प्रेम का हम देखें तो जगमोहन से बेहतर इस युग में जो भदेद युग रहा है किसी की रचना नहीं दिखती है। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन भारतीय युगीन कवियों की एक अन्य विशेषता रही है, किंतु अधिकांश कवियों ने परंपरा निर्वाह ही किया है। भारतीयों ने बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की पावक पचासा, ये सारी रचनाएं इसमें प्राकृतिक चित्र देखी जा सकती है। प्रेमगन स्वरस्व और हास्य बिंदु, इसमें विनोदपूर्ण वर्णन और तत्जनित उद्बोधन की दृष्टि से ध्यान आकृष्ट किया है लेखकों ने। प्रताप नारायण मिश्र की काव्यंताम, हरगंगा, बुढ़ापा आदि कविताएं भी अपनी नई तर्ज के लिए प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों द्वारा भारतीय नीति रीति को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने पर उन्होंने अत्यंत मार्मिक व्यंग किया है कि जग जाना इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र जोए मिटाए बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब हो। इस तरह से भारतीय युग की जो अगर हम देखें कि जो विशेषताएं रही हैं उनमें प्रमुख यथार्थता, राष्ट्रीयता की भावना, अपनी भाषा पर बल, युगीन चित्रण, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध, व्यंग प्रधान रचनाएं, ये कुछ विशिष्ट जो प्रवृत्तियां हैं वो रही भारतीय युग की। अगर हम भारतीय युग के जो कवि हैं उनको थोड़ा सा बस संक्षेप में देख लेते हैं जिससे कि हम अभी और भी भारतीय युग का पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भारतीय युग के कवि कौन कौन से थे और उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतेंदु हरिश्चंद्र तो मेन है ही क्योंकि उनके नाम पर ये भारतेंदु काल का नाम पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, प्रेम मल्लिका और बहुत सारे निबंध और नाटक लिखे हैं उन्होंने। बद्रीनारायण चौधरी मैं केवल संक्षेप में और बहुत
विशेष रचनाएं रही है, उनके नाम आप लोगों के समक्ष अभी रखूंगी। अगर बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद की बात करें तो उनका जीर्ण जनपद और आनंद अरुणोदय लालित्य नहीं, ये रचनाएं। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास। जगमोहन सिंह का प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी। अंबिका दत्त व्यास भारत धर्म हो होरी, पावस पचासा। और राधाचरण गोस्वामी की नवभक्त कुमार। ये मेन जो है रचनाकार रहे हैं इस काल के। और अब मैं अपना ये जो व्याख्यान है इसको समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।